हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम जो है क्लासिकल विचारक दुर्खीम के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले वाले सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। दुर्खीम का कहना था कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की तरह एक अनुभव विज्ञान है। समाज ही यथार्थ है। वे समाज को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता स्वी जेनेरिस कहते थे। उनका कहना था कि समाज के सामने व्यक्ति कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह समाज ही है। वे समाज को अत्यधिक महत्व देते थे। तीसरी बात दुर्खीम की यह भी थी कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम नैतिकता यानी कि मॉरलिटी का था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि औद्योगिकरण और शहरीकरण समाज की सुदृढ़ता यानी कि सोल्जरिटी को तोड़ेंगे नहीं, इसके विपरीत सुदृढ़ता बढ़ जाएगी। उन्होंने जो कुछ सिद्धांत दिया, इसका सार यह है कि जैसे जैसे समाज में आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण आएंगे, वैसे वैसे समाज में सुदृढ़ता बढ़ती जाएगी। औद्योगिकरण से समाज टूट जाएगा, यह विचारधारा भ्रांतिपूर्ण है। अब पढ़ते हैं उनके सामाजिक तथ्य के बारे में। सोशल फैक्ट। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा सर्वप्रथम अपनी कृत द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में करते हैं। कौन सी पुस्तक? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में करते हैं। सामाजिक तथ्य की अवधारणा सर्वप्रथम अपनी कृत द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में करते हैं। समाज एक ऐसी वास्तविकता है जो स्वी जेनेरिस है। दुर्खीम के लिए व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। वह आज है, कल नहीं। महत्व तो समाज का है। समाज ही व्यक्ति को बनाता है। समाज ही व्यक्ति को बनाता है, बिगाड़ता है। लेकिन समाज बहुत बड़ा है। इसकी कई गतिविधियाँ हैं, इसके कई मूल्य हैं, इसके कई कार्य हैं। इन सभी का अध्ययन तो समाजशास्त्र नहीं कर सकता। जैसे भौतिक शास्त्र भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, वनस्पति शास्त्र पेड़ पौधों का अध्ययन करता है, कुछ ऐसे ही समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। दुर्खीम के लिए सामाजिक तथ्य वस्तु यानी थिंग्स की तरह है। ऐसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक तथ्य क्रिया, सोच या अनुभूति है। सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य क्रिया, सोच और अनुभूति है। सोशल फैक्ट्स आर वेज ऑफ एक्टिंग्स आर फीलिंग। सामाजिक तथ्य की विशेषताएं। पहली तो यह है कि यह व्यक्ति के मस्तिष्क के बाहर है। इसका लक्षण है बाह्यता, एक्सटरियरिटी। उदाहरण के लिए अगर बारिश होती है तो जैसे सब लोगों ने अपनी छतरी खोल दी है, वैसे ही हम भी अपनी छतरी खोल देते हैं। इसके लिए हमें मस्तिष्क में कुछ सोचना नहीं पड़ता। या रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लाइन बनी हुई है, इसमें हम भी खड़े हो जाते हैं। सामाजिक तथ्य की यह बाह्यता है। बाह्यता क्या है? विस्तार से पढ़ लीजिएगा। सामाजिक तथ्य की यह बाह्यता है। सामाजिक तथ्य की दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है दबाव, कॉन्स्ट्रेंट। और पहली क्या है विशेषता? बाह्यता। बाह्यता और बाध्यता के बारे में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। सामाजिक तथ्य की दूसरी विशेषता दबाव यानी कि कॉन्स्ट्रेंट है। वे कहते हैं कि सामाजिक तथ्य में दबाव होता है। यह दबाव समाज द्वारा दिया जाता है। अगर बारिश आने पर हम छतरी नहीं खोलते हैं तो लोग कहेंगे कि कैसा नासमझ व्यक्ति है कि बारिश हो रही है फिर भी यह छतरी होते हुए भी इसे खोलता नहीं है। इसी तरह लाइन को तोड़कर हम आगे घुसने का प्रयास करते हैं तो लोग झगड़ने लगते हैं। इसे दबाव कहेंगे यानी कि बाध्यता। नेक्स्ट है सुदृढ़ता, सोल्जरिटी। अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में आई थी, इसमें सामाजिक सुदृढ़ता की चर्चा की है। उनका तर्क है कि औद्योगिक क्रांति ने श्रम विभाजन को इस भांति व्यवस्थित कर दिया है कि इसके कारण समाज टूटने की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हो जाता है। अर्थशास्त्री औद्योगिकरण को पूंजीवादी दृष्टिकोण से देखते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि पूंजीवाद यानी
औद्योगिकरण समाज को एक नई प्रकार की सुदृढ़ता देता है। वास्तव में अपनी श्रम विभाजन पुस्तक में दुर्खीम समाज के उद्विकास को देखते हैं और कहते हैं कि आदिम समाजों में सुदृढ़ता होती है, इस समाज में सामूहिक चेतना होती है या नैतिकता, जो समाज में इस तरह का यांत्रिक सुदृढ़ता को बनाए रखती है। इस समाज में जो कानून होता है वह दमनात्मक या निरोधात्मक होता है। इस सामूहिक चेतना के कारण समाज की आंतरिक सुदृढ़ता बनी रहती है। इसका मतलब हुआ यांत्रिक सुदृढ़ता का आधार मैत्रिकता, कॉन्शियसनेस, विश्वास और समान संवेग होते हैं। इस तरह की सुदृढ़ता समाजों, गांवों, पिछड़े क्षेत्रों में दिखाई देती है। औद्योगिक समाज में भी सुदृढ़ता होती है। दुर्खीम कहते हैं कि औद्योगिक समाजों में अत्यधिक श्रम विभाजन होता है। इसमें काम करने वाले कामगारों की अपनी दक्षता या विशेषता होती है। साइकिल का हैंडल कैसे लगाना है, इसमें कामगार दक्ष होता है, वह तो केवल इसी की विशेषता रखता है। और पहिए कैसे लगेंगे, सीट को किस प्रकार फिट किया जाएगा, यह सब नहीं जानता है। वह तो अपने काम में ही दक्ष और निपुण होता है। दुर्खीम कहते हैं कि औद्योगिक समाज में पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है। औद्योगिक समाज में पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है। सारी साइकिल तैयार है लेकिन हैंडल लगाए बिना यह अधूरी है, बाजार में नहीं आ सकती। इसे ही निर्भरता कहते हैं। निर्भरता यानी सुदृढ़ता। दुर्खीम ने स्थापित किया है कि ज्यों-ज्यों श्रम विभाजन बढ़ेगा, विशिष्टीकरण आएगा और वैसे ही समाज में सुदृढ़ता आएगी। नतीजा निकला है कि औद्योगिकरण से समाज का विघटन नहीं होगा, इसके विपरीत समाज की सुदृढ़ता बढ़ेगी। ऐसी सुदृढ़ता को दुर्खीम सावयवी सुदृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? सावयवी सुदृढ़ता कहते हैं। नेक्स्ट है आत्महत्या। चलिए आत्महत्या के बारे में जानते हैं। दुर्खीम सामाजिक सुदृढ़ता की बात तो करते हैं लेकिन यह इस बात को नहीं भूलते हैं कि समाज में नियमहीनता, नॉर्मलेसनेस भी होती है। क्या होती है? नियमहीनता, नॉर्मलेसनेस भी होती है। इसके लिए उन्होंने एनोमी पद का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? एनोमी। एनोमी पद का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? दुर्खीम ने। उनकी सभी पुस्तकों में आत्महत्या एक महत्वपूर्ण कृत है। इस कृत को उन्होंने 1897 में लिखा है। आत्महत्या की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने आप को इसलिए नष्ट नहीं करता कि उसकी अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं। आत्महत्या की क्रिया व्यक्तिगत कारणों से नहीं है। इसके कारण कौन है? सामाजिक और सांस्कृतिक। आत्महत्या की क्रिया व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, इसके कारण क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक। यहाँ पर दुर्खीम व्यक्ति की अपेक्षा समाज को वरीयता देते हैं। इनके लिए समाज वस्तुनिष्ठ, वास्तविकता यानी सुई जेनेरिस है। इम्पॉर्टेंट है। दुर्खीम आत्महत्या की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ऊपर से तो आत्महत्या एक व्यक्तिगत तथ्य और मानसिक कारण का परिणाम नजर आती है, लेकिन इसका निर्धारण अंततः समाज द्वारा होता है। उन्होंने बताया है कि बाहरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि स्वयं को मार देने की भावना व्यक्ति होती है। दुर्खीम ने प्रमुख प्रकार की आत्महत्याओं का वर्गीकरण किया है। पहला है अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड, और दूसरा है एनोमिक आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड। तीसरा है परार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। लेकिन कहीं कहीं 4 प्रकार की आत्महत्या दी गई, कहीं कहीं 3 प्रकार की। और चौथी आत्महत्या है भाग्यवादी आत्महत्या। चौथी कौन सी है? भाग्यवादी। अहमवादी और एनोमिक आत्महत्या आधुनिक समाज में देखने को मिलती है। आधुनिक समाज में कौन सी आत्महत्या देखने को मिलती है? अहमवादी और एनोमिक। आधुनिक समाज में देखने को मिलती है। इन समाजों में सामूहिक चेतना का अभाव होता है। एनोमिक आत्महत्या किसे कहते हैं? विसंगत। विसंगत आत्महत्या। एनोमिक को क्या कहेंगे? विसंगत आत्महत्या। नेक्स्ट है धर्म का समाजशास्त्र। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में आई थी, इस तथ्य को पुनः दोहराया है
इस तथ्य को पुनः दोहराया है कि धर्म और कुछ नहीं, इसकी उत्पत्ति समाज से। बार बार उन्होंने कहा है कि समाज के बारे में बार बार चर्चा किए हैं। उनका यह सिद्धांत भी क्लासिकल है। दुर्खीम के लिए तो समाज वस्तुनिष्ठ है। वे कहते हैं कि धर्म कोई अनंत आकाश से नहीं आया और न कोई जमीन से पैदा हुआ है, इस समाज ने ही जन्म दिया है। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में अध्ययन किया है। वह कहते हैं कि आदिवासी समाज की संपूर्ण वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं, पवित्र सेक्रेड और प्रोफेन। पवित्र वस्तुएं वह है जिनमें हम श्रद्धा और विश्वास के साथ देखते हैं, उनके प्रति हमारा आदर रिस्पेक्ट होता है। दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से? पवित्र एवं प्रोफेन। सेक्रेड और प्रोफेन। प्रोफेन वस्तुएं उपयोगी होती है, इनकी हम नाप तोल करते हैं, भाव ताव करते हैं। कौन सी वस्तुएं पवित्र है और कौन सी प्रोफेन, इसका निर्णय समाज करता है। दुर्खीम के क्लासिकल सिद्धांतों ने प्रकारवादी फंक्शनलिज्म संघर्ष को जन्म दिया है। वे इसके प्रणेता माने जाते हैं। उन्हें उद्विकासवादी चिंतक भी समझा जाता है। आज के समाजशास्त्र पर दुर्खीम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन अर्थात कार्यों का बंटवारा, जिसका सर्वप्रथम व्यवस्थित उल्लेख एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस में किया गया। श्रम विभाजन का जनक दुर्खीम को माना जाता है। दुर्खीम के श्रम विभाजन पर प्लेटो का प्रभाव पड़ा था और दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के द्वितीय भाग में श्रम विभाजन संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। दुर्खीम का कहना है कि यह श्रम विभाजन ही है जो साई एकता या औद्योगिक समाज की एकता को बनाए रखे था, अर्थात साई समाज श्रम विभाजन पर आधारित है। दुर्खीम ने लिखा है कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? जनसंख्या के घनत्व से है। और दुर्खीम ने समाजों का वर्गीकरण करने के लिए सरलता को आधार माना है, अर्थात समाजों का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। सरलता के आधार पर दुर्खीम ने 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख किए हैं। कौन कौन से? सरल समाज, बहुखंडी सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। नेक्स्ट है विसंगत या आदर्श शून्यता। दुर्खीम ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक विसंगत की अवधारणा द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में उल्लेख किए हैं। दुर्खीम विसंगत का कारण समाज को मानते हैं और दुर्खीम के शब्दों में विसंगत आदर्श विहीनता की एक अवस्था है, स्वाभाविकता का अभाव है, नियमों का निलंबन है, एक ऐसी स्थिति है जिसे कि हम अक्सर नियम विहीनता कहते हैं। दुर्खीम का कहना है कि आदर्श शून्यता समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। इसकी मात्रा में एक अंतर होता है, यह समाज की व्याधि की अवस्था है। अपराध समाज का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन अत्यधिक अपराध व्याधि की अवस्था है। उसी प्रकार समाज के अधिसंख्य सदस्य जब सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने लगे तो यह आदर्श विहीनता है। फ्रेंड्स, लास्ट में इनकी प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए। दुर्खीम की प्रमुख पुस्तकें, ये भी याद करना ज़रूरी है। इनकी पहली पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में आई थी। और नेक्स्ट है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यह 1895 में आई थी। द सुसाइड, यह जो है 1897 में आई थी। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, यह पुस्तक कब आई थी? 1912 में। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजिकल, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजिकल नहीं है, सोशियोलॉजिकल लीजिए। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, यह 1922 में आई थी। नेक्स्ट सोशियोलॉजी एंड फिलासफी, ये 1924 में आई थी।
और द मोरल एजुकेशन, यह 1925 में आई थी। ये तीनों पुस्तकें इमानुएल दुर्खीम के मरने के बाद जो है आई थी। और सुई जेनेरियस क्या है? सुई जेनेरियस वह जो स्वयं से उत्पन्न हो, वह जिसका अस्तित्व स्वयं में हो, वह जो अपने उद्भव तथा अस्तित्व के लिए अन्य वस्तुओं पर निर्भर न हो। दुर्खीम ने समाज को सुई जेनेरिस माना है। यह सदैव उपस्थित रहता है तथा इसके उद्भव का कोई बिंदु नहीं है। फ्रेंड्स, इमानुएल दुर्खीम के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे थे। अगर अच्छा लगा हो, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।